Good morning, children. Today I am teaching you chapter 3 in history. The name is Ruling the Countryside. The company becomes a Diwan. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed East India Company as Diwan of Bengal. 12th August 1765 को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल की दीवानी मिल गई। इसका मतलब है कि बंगाल में जो उनको जो टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट था वो उनको मिल गया था। तो इसके बाद अब ये जो ब्रिटिशर्स थे अब इनको आगे सोचने की ज़रूरत थी कि अब उनको ये प्रॉब्लम थी उनको कि अब जो पूरा जो टेरिटरी है उसको किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा फिर उनको ये भी ज़रूरत थी कि अब उनको नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखने थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट किए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। परमानेंट सेटलमेंट। अंडर परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार. They were asked to collect rent from peasants and pay revenue to the company. According to permanent settlement में जो राजा थे तालुकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया और उनकी ड्यूटी थी कि उनको टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट देना था जो उनको रेगुलर देना था। अगर जो वो इस अमाउंट को दे नहीं पाते, वो जो रेगुलर नहीं दे पाते तो फिर उनकी जो ज़मींदारी दी गई थी उसको वापस ले लिया जाता, फिर दूसरे को दे दिया जाता है। नाउ प्रॉब्लम, द परमानेंट सेटलमेंट हैड क्रिएटेड प्रॉब्लम. अब परमानेंट सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स ये थी। अब इसमें जो ज़मींदार थे वो जो फर्टिलिटी थी लैंड की उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे क्योंकि जो रेवेन्यू अमाउंट इतना ज़्यादा था कि वो ब्रिटिशर्स को इतना दे नहीं पाते थे और वो ब्रिटिशर्स को टाइम पे नहीं दे पाते थे तो उनकी जो ज़मींदारी है उनसे छीन ली जाती थी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। सिस्टम, द मारवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। तो इस सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया था 1822 में। इस सिस्टम में उसने अपने जो कलेक्टर्स थे उनको विलेज भेजा और वहाँ जाके उन्हें बोला कि उनको लैंड की मेजरमेंट करनी पड़ेगी ना। इस सिस्टम में जो डिफरेंट प्लॉट्स थे उनका जो रेवेन्यू अमाउंट था उसको ऐड किया जाता था, तो फिर उसका जो टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाता था वो विलेज को देना पड़ता था। और जो ये टैक्स जो रेवेन्यू जो दिया जाता था ये विलेज हेडमैन के थ्रू दिया जाता था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया. इन दिस सिस्टम द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर. ये सिस्टम साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो डायरेक्टली फार्मर्स से करती थी। तो उसमें मिडलमैन का कोई रोल नहीं था, इसमें ज़मींदार नहीं था, इसमें डायरेक्ट फार्मर्स कंपनी को रेवेन्यू प्रोवाइड करती थी। और इससे क्या है फिर जो ज़मींदार का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो ज़मींदार जो फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन करता था वो उसमें कम हो जाता था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज फॉर इंडिगो. बाय 13th century इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ. 13th century में जो इंडियन इंडिगो है वो उसको जो यूरोप के जो मैन्युफैक्चरर्स थे अपने क्लोथ्स को डाई करने के लिए उसका यूज़ करते थे। लेकिन जो ब्रिटेन में या जो यूरोप में मार्केट में जो इंडिगो है बहुत कम पहुंच पाता था, इस वजह से इसकी जो रेट थे, इसके जो प्राइसेस थे वो बहुत बढ़ गए। तो वहाँ के जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे तो फिर उन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढा और दे स्टार्टेड डाइंग देयर क्लोथ्स विद अनदर प्लांट दैट वाज कॉल्ड वुड. Now worried by competition from indigo, wood producer in England pressurized government to ban the import of indigo. तो जो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको जो कंपटीशन मिल रहा था इंडिगो से, उसकी वजह से उन्होंने जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज़ किया कि यहाँ पे जो इंडिगो आता है वहाँ पे यूरोप में उसको बैन किया जाए. क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. लेकिन जो वहाँ के जो क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो को ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि इसका जो ये रिच ब्लू कलर देता था, लेकिन जो वुड होता था वो उसका कलर होता था वो डल होता था. सो दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट अगेन to lift the ban on indigo. By the end of 18th century, the demand for indigo grew further. Britain began to industrialize. लेकिन 18th century तक वहाँ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो इस वजह से वहाँ पे जो इंडिगो की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. इंडिगो कल्टिवेटेड. देयर वर 2 सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. वन वाज निज एंड अदर वाज रेवटी. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट निज. Under niche cultivation, it was difficult to expand the area
अब जो निज कल्टीवेशन में था, इसमें कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन है ये सिर्फ फर्टाइल एरियाज़ में हो पाता था, और उस टाइम पे फर्टाइल एरियाज़ अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो फार्मर्स थे दे वर यूजिंग दोज एरियाज़ फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स लाइक राइस, वीट एंड अदर क्रॉप्स। तो इस टाइम पे जो लेबर थी वो भी उनको मिल नहीं पाती थी, क्योंकि लेबर अपने क्रॉप्स को ग्रो करने में बिजी थी। नाउ इट ऑल्सो रिक्वायर्ड बुलक्स एंड प्लाउज। तो इसमें बुलक्स और प्लाउज की ज़रूरत होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी उसकी, तो इसमें फिर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा लगता था, इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता था। और इस टाइम पे जो फार्मर्स थे दे वर ऑल्सो नॉट रेडी टू गिव देयर प्लाउज, बिकॉज इस टाइम पे उनको अपनी जो दूसरे क्रॉप्स थे उनको कल्टीवेशन के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती थी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Indigo on the land of riots. Under the rioty system, the planters force the riot to sign a contract, an agreement. तो रियोटी सिस्टम में जो प्लांटर्स थे वो फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स करते थे। तो जो फार्मर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता था, तो फिर उसके बाद ये जो प्लांटर्स थे उनको एडवांस में लोन प्रोवाइड करते थे, और एक बार जब लोन मिल जाता था फार्मर्स को, तो दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। नेक्स्ट पेज। और जब जो क्रॉप था जब प्लांटर को डिलीवर कर दिया जाता था हार्वेस्ट के बाद, तो तुरंत उसके बाद फिर उसको फार्मर्स को नया लोन देते थे ना। जब प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो वॉज वेरी लो, तो जो प्राइस भी मिलता था फार्मर्स को बहुत कम था, और ये फिर जो साइकिल था ये इसके बाहर नहीं आ पाते थे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। विलियन एंड आफ्टर। In 1859 thousands of farmers in Bengal refused to grow indigo. 1859 में हज़ारों जो फार्मर्स थे बंगाल में उन्होंने इंडिगो उगाने के लिए मना कर दिया। इन्होंने फिर जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी इसके बाद उस पर इन्होंने स्वॉर्ड स्पेस बोज एंड एरोज से उस पर अटैक कर दिया। इसके बाद जो भी जो कंपनी के एजेंट्स थे उनको मार पीटना शुरू किया। इसके बाद जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, इन पर तो कॉन्फिडेंस आया कि इन्हें ऐसा लगा कि इनको इनके ज़मींदार जो वो हैं हेडमैन है उनका, विलेज हेडमैन है उनका, इनको सपोर्ट है। तो विलेज हेडमैन का सपोर्ट लिया था, क्योंकि जो प्लांटर्स थे उन्होंने इनको ज़बरदस्ती जो वो था कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोला था। इसी तरह से ज़मींदार थे उन्होंने भी उनको भी ये अपना लैंड लीज में देने के लिए फोर्स करते थे देने के लिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर रिबेलियन। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इस बात का वरी होने लगी कि अब दूसरा रिवोल्ट होने वाला है। सो इस तरीके से जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी इंफॉर्मेशन दी, जो प्लांटर्स थे उनको बोला कि नाउ दे कैन नॉट फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ना। अब वो रेबेलियन से थोड़ा डरे हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो नाउ दे सेट अप इंडिगो कमीशन ताकि वो इंक्वायरी कर सके इसमें। तो इसमें जब इंक्वायरी में उन्होंने जो प्लांटर्स थे उनको गिल्टी पाया, और फिर इसके बाद इन्होंने जो फार्मर्स थे उनको बोला कि आप अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर लो, और आगे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको मना कर सकते हैं आप साइन करने के लिए। आफ्टर रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। तो रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन था बंगाल में वो कोलैप्स हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी यहाँ इंडिया में आए, तो उन्होंने फिर यहाँ पे इनके इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।